नमस्कार दोस्तों, भारत की सियासत में एक ऐसा बवाल मच गया है जिसे देखकर ये साफ लगता है कि कांग्रेस पर मुसीबत नहीं आती, मुसीबत पर कांग्रेस आकर लेट जाती है। मामला है प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा द्वारा लिखी गई एक किताब का। नई किताब का नाम है प्रणब माई फादर ए डॉटर रिमेंबर्स। ये किताब पूर्व राष्ट्रपति और आजीवन कांग्रेसी रहे प्रणब मुखर्जी की डायरी में लिखी बातों पर आधारित है। शर्मिष्ठा ने अपने पिता की डायरी और उनसे हुई बातों के आधार पर राहुल गांधी को लेकर कई इस किताब में सनसनीखेज दावे किए हैं। इस किताब में सोनिया गांधी पर भी तीखे हमले किए गए हैं। शर्मिष्ठा ने इस किताब में बताया है कि उनके पिता यानी प्रणब मुखर्जी ने उनसे यह कहा था कि राजनीति में आने का निर्णय शायद उनका यानी राहुल गांधी का नहीं था और उनमें राजनीतिक समझ की कमी भी थी। अपने निधन से ठीक एक महीने पहले 28 जुलाई 2020 को प्रणब मुखर्जी ने निजी नोटबुक में क्या लिखा, इसका एक नमूना देखें। कांग्रेस को गांधी नेहरू परिवार के लिए संरक्षित खेल का मैदान बनाकर कांग्रेस ने अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो दिया, जिसने देश की राजनीति को प्रभावित किया। आज़ादी के बाद अगर एक ही परिवार के 5 सदस्यों का कांग्रेस अध्यक्ष पद पर 37 साल तक कब्जा रहा तो यह लोकतंत्र के सबसे खराब रूप का प्रमाण है। परिवार आज संगठन को शक्ति प्रदान नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी ताकत को खत्म कर रहा है। 2004 के बाद से सोनिया गांधी और राहुल ने 2001 से 2003 में अर्जित आधार को आंशिक रूप से भी खो दिया है। वे बस किसी भी तरह अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने में रुचि रखते हैं। किताब में राहुल द्वारा अध्यादेश फाड़े जाने का जिक्र है। जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख अजय माकन ने 27 सितंबर 2013 को एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें राहुल गांधी भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित सरकारी अध्यादेश को पूरी तरह से बकवास बताते हुए कहा था कि इसे फाड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अध्यादेश की प्रति फाड़ दी। राहुल ने जिस अध्यादेश को फाड़ा था उसका उद्देश्य दोषी सांसदों और विधायकों को तत्काल अयोग्य ठहराने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करना था और यही कारण था कि इसी अध्यादेश के चक्कर में उनकी संसद सदस्यता भी कुछ दिनों तक के लिए चली गई थी। मतलब अगर राहुल उस अध्यादेश को नहीं फाड़ते तो उनकी संसद सदस्यता भले ही कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन जाती नहीं। हालांकि 4 अगस्त 2023 को आखिरकार राहुल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी सज़ा और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। इस अध्यादेश में यह भी प्रस्तावित किया गया था कि वे यानी सांसद विधायक हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अदालत में अपील लंबित रहने तक संबंधित विधायक या सांसद सदन के सदस्य बने रह सकते हैं। उन्होंने पुस्तक में लिखा है कि राहुल के इस व्यवहार से वह आश्चर्यचकित थे। मैं ही वह व्यक्ति थी जिसने सबसे पहले उन्हें यह खबर दी थी। बहुत दिनों के बाद मैंने अपने पिता को इतना क्रोधित होते देखा। उनका चेहरा लाल हो गया था और उन्होंने कहा था कि वह यानी राहुल खुद को क्या समझते हैं, वह कैबिनेट के सदस्य नहीं हैं। कैबिनेट के फैसले को सार्वजनिक रूप से खारिज करने वाले वह कौन होते हैं। प्रणब मुखर्जी ने अपनी बेटी से कहा कि प्रधानमंत्री विदेश में है, क्या उन्हें यानी राहुल को अपने व्यवहार के परिणाम और इसका प्रधानमंत्री और सरकार पर पड़ने वाले प्रभाव का एहसास भी है? उन्हें प्रधानमंत्री को इस तरह अपमानित करने का क्या अधिकार है? मुखर्जी ने इस घटना के बारे में अपनी डायरी में भी लिखा, यह पूरी तरह से अनावश्यक है। उन्हें खुद के गांधी नेहरू परिवार के होने का बहुत घमंड है। राहुल कितने घमंडी हैं और हैं भी या नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि जब राहुल की संसद सदस्यता को लेकर मामला चल रहा था तो इस मामले में राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया था और कहा गया था कि यदि माफ़ी मांगनी होती तो पहले ही कर लिया गया होता, और उन्होंने इस मामले में माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से सज़ा पर रोक लगाने की अपील की थी। इसके बाद भाजपा ने राहुल को अहंकारी और घमंडी तक कह दिया था। इस किताब में कहा गया है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि राहुल का यह व्यवहार कांग्रेस के लिए ताबूत में आखिरी कील है। पार्टी के तत्कालीन उपाध्यक्ष यानी राहुल ने सार्वजनिक तौर पर अपनी ही सरकार के प्रति ऐसी उपेक्षा दिखाई थी तो लोग आपको यानी कांग्रेस पार्टी को फिर से वोट क्यों देते। ये सारी बातें शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखी हैं, जो अपने पिता के डायरी के आधार पर कह रही हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और कांग्रेस लोकसभा में 44 सीट पर सिमट गई थी। शर्मिष्ठा के मुताबिक उनके पिता ने यह भी बताया था कि राहुल गांधी और इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के कई प्रोग्राम्स में नहीं आते थे। ऐसा क्यों होता था यह नहीं पता। शर्मिष्ठा ने राहुल और उनके परिवार को लेकर उनके पिता की आलोचनात्मक टिप्पणियों का जिक्र किया है।
शर्मिष्ठा कहती हैं कि एक दिन प्रणब मुगल गार्डन, जिसे अब अमृत उद्यान कहा जा रहा है, में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। राहुल उनसे मिलने आए। मेरे पिता को पूजा और मॉर्निंग वॉक के दौरान किसी से मिलना पसंद नहीं था। हालांकि उन्होंने राहुल से मिलना तय किया, लेकिन बात यह नहीं थी। शर्मिष्ठा कहती हैं कि असल में राहुल का प्रणब से मुलाकात का वक्त शाम को तय था, लेकिन उनके यानी राहुल के ऑफिस से उन्हें गलती से सुबह का वक्त बता दिया गया। मैंने यानी शर्मिष्ठा कहती हैं कि इस बारे में एक एडीसी से बात की थी। इसको लेकर जब मैंने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने कहा कि राहुल के ऑफिस को एएम और पीएम में अंतर नहीं पता, वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन पीएमओ चलाएंगे। प्रणब ने डायरी में लिखा था कि राहुल एआईसीसी कार्यक्रम में नहीं आते थे। मुझे इसका कारण नहीं पता, लेकिन ऐसा कई बार हुआ। वे यानी राहुल हर चीज़ को बहुत सामान्य तरीके से लेते थे। उनके लिए किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं थी। सोनिया जी अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहती हैं, लेकिन इस युवा में करिश्मा और राजनीतिक समझ की कमी समस्या पैदा कर रही है। क्या वह कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकता है? क्या वह लोगों को प्रेरित कर सकता है? मुझे नहीं पता। आज कांग्रेस चाहे शर्मिष्ठा की किताब पर जो भी प्रतिक्रिया दे, लेकिन प्रणब दास जैसे राजनीतिक भारत के इतिहास में बहुत कमी है, जिन्होंने राजनीतिक मर्यादा को हमेशा बरकरार रखा और अपनी राजनीतिक समझ के कारण हमेशा कांग्रेस की आँख, कान और नाक बने रहे। प्रणब दा की बातों को कोई भी सिरे से नकार नहीं सकता। आखिर क्यों प्रियंका गांधी 26 मार्च 2023 को राहुल गांधी को पप्पू कहने पर विफरी थी? कुछ तो बात है। उस दिन राहुल की संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली के राजघाट में संकल्प सत्याग्रह किया था। राहुल गांधी का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा था कि राहुल गांधी जो विश्व के 2 सबसे बड़े शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ से पढ़कर आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उनको इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री है, एमफिल की डिग्री मिली है, और आप उसको पप्पू बनाते हैं। डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई को आपने देखा नहीं और उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला कि ये पप्पू तो यात्रा में निकला, और फिर पता चला कि ये तो पप्पू है ही नहीं। प्रियंका गांधी ने इसके अलावे राहुल की ईमानदारी, समझदारी को लेकर भी कई बातें उस समय कही थी। इसी किताब में आगे शर्मिष्ठा लिखती हैं कि मेरे पिता को लगता था कि राहुल पार्टी के कठिन समय में अचानक से ब्रेक ले लेते थे। इसकी वजह से वह अपने बारे में राय बनाने की जंग हार गए। शर्मिष्ठा यह भी लिखती हैं कि प्रणब मानते थे कि राहुल में कांग्रेस को दोबारा से खड़ा करने की योग्यता नहीं है। शर्मिष्ठा हों या उनके पिता, उन्होंने अगर कुछ लिखा है तो यह मैटर करता है, क्योंकि 5 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की जो करारी हार हुई है, उसमें भी ये सारी चीज़ें एक तरफ देखा जाए तो दिख रही हैं। शर्मिष्ठा हो या उनके पिता, उन्होंने अगर कुछ लिखा है तो यह बहुत मैटर करता है। 5 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार हुई है। देखा जाए तो यह कांग्रेस के लिए बहुत ही कठिन समय है। कांग्रेस इस हार को लेकर लगातार मंथन कर रही है। संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी 9 दिसंबर से इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम की यात्रा पर जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसे? क्या शर्मिष्ठा ने अपनी किताब में प्रणब मुखर्जी के हवाले से जो दावा किया है वो गलत है? शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम मोदी और अपने प्रणब मुखर्जी के रिश्तों के बारे में भी किताब में लिखा है। उन्होंने बताया है कि मेरे पिता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अजीब रिश्ता था। पीएम मोदी हमेशा सम्मान से मेरे पिता के पैर छूते थे। दोनों की विचारधाराओं को देखते हुए यह बहुत अजीब बात थी। गुजरात का सीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी का मेरे पिता से रिश्ता था। वे कहती हैं कि पापा ने डायरी में लिखा है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति से मिलने आए, तब प्रणब मुखर्जी ने पीएम मोदी से बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम 2 अलग अलग विचारधाराओं के शख्स हैं, लेकिन लोगों ने आपको जनादेश दिया है, मैं शासन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जानकारी के लिए बता दूं कि मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री रहे थे और बाद में विदेश, रक्षा, वित्त और वाणिज्य मंत्री भी बने। वो अब 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। शर्मिष्ठा की किताब में प्रणब की डायरी के हिस्से को शामिल किया गया है, जिसमें उनके विचार और तत्कालीन राजनीति को लेकर आइडियाज़ भी शामिल हैं। किताब में जिस तरह से पीएम मोदी का जिक्र किया गया है, उससे यह एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या शर्मिष्ठा बीजेपी ज्वाइन करना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने राहुल पर काफ़ी तीखा हमला बोला है। राहुल कांग्रेस की जड़ हैं, तो देखा जाए तो शर्मिष्ठा ने इस किताब के माध्यम से कांग्रेस की जड़ें हिला दी हैं, और ये दावे विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में मिली कांग्रेस को करारी हार के बाद किया गया है। इसका मतलब यह भी लगाया जा सकता है कि इन दावों के माध्यम से ये बात बताने की कोशिश की गई है कि अगर आज कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव में हार रही है, तो उसके पीछे राहुल की समझ, राजनीति को लेकर अगंभीर होना ही है, या वो सारे कारण हैं जो किताब में दावे किए जा रहे हैं राहुल को लेकर, और जो राहुल का हर तरह से फेल्योर साबित कर रहे हैं।
दूसरी बात यह कि दावे लोकसभा चुनाव से पहले किए गए हैं। मतलब क्या है, यह समझा जाए कि आने वाले समय में जनता को यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं है। बड़ी बात यह है कि शर्मिष्ठा ने जो दावा किए हैं, शायद उन दावों पर कांग्रेस पहले से ही सतर्क है और इसीलिए राहुल की इमेज बिल्डिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। कांग्रेस राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता को बताना चाहती है कि राहुल ही भारत के भाग्य विधाता है। राहुल की बढ़ईगिरी, ड्राइवरी, मैकेनिक के माध्यम से राहुल को एक आम भारतीयों के दिलों में बसाने की कवायद भी कांग्रेस कर रही है। पीएम मोदी के एग्रेसिवनेस के जवाब में राहुल को भी कांग्रेस प्रतिक्रियावादी दिखाने की कोशिश कर रही है। शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता रह चुकी हैं और 2021 में उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। 2 साल का गैप, लोकसभा चुनाव सिर पर और ऊपर से राहुल को लेकर अपनी किताब में सनसनीखेज दावे, ये सब बहुत कुछ कहता है। या फिर क्या ये समझा जाए कि शर्मिष्ठा अपनी किताब की सेलिंग को लेकर ये सब कर रही हैं? हालांकि बुक सेलिंग के लिए अपने पिता की राजनीतिक विरासत से जुड़े मुद्दों या लोगों पर ये सवाल करके शर्मिष्ठा गलती नहीं करेंगी। इसलिए शर्मिष्ठा का ये वैचारिक बलिदान तो किसी बड़े सौदे की तरफ इशारा करता है। एक बड़ा सवाल है कि राहुल में क्या प्रणब दा भी बहुत समझदार और देश को चला लेने की समझ देखते थे और इसलिए उम्मीद के विपरीत राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा तो प्रणब दा को दुख लगा या उनका चेहरा तमतमा गया। लेकिन किताब में जिस तरह से खुलासे किए गए हैं वो साफ बता रहे हैं कि प्रणब दा जैसे राजनीतिज्ञ कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते और वे राहुल को लेकर चाहे जो भी हो लेकिन एक समझ तो रखते ही थे। तो क्या अन्य नेताओं की तरह ही प्रणब दा भी भयभीत थे गांधी खदान से, इसलिए पद पर रहते हुए कभी राहुल से कुछ नहीं कह सके या कांग्रेस में राहुल को लेकर कभी विरोध नहीं कर सके? इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रणब दा की डायरी में वो बातें लिखी जाती रहीं जो उनके दिलो दिमाग में चलती रहीं, उनकी निजी जिंदगी और सार्वजनिक जीवन में चलती रहीं। जिसे शर्मिष्ठा ने अपनी किताब के माध्यम से आवाज़ दी है, उसे लोगों से अवगत कराया है। राजनीति में विरोध के स्वरों को किस तरह दबा दिया जाता है, ये किसी से छिपा नहीं है। समाज और देश के नाम पर नेतागिरी चमकाने वाले, जनता को गुमराह कर सत्ता में बैठे रहने वाले देश भर के नेताओं का यही हाल है। अखिलेश ने मुलायम के साथ क्या किया सबने देखा। लालू के बेटे तेजस्वी के खिलाफ बिहार में कोई स्वर नहीं उठा सकता, बल्कि अब तो सुशासन बाबू भी उन्हीं के रंग में रंगे हुए हैं। उनमें बिहार के सीएम की काबिलियत देखते हैं। तमिलनाडु में सनातन को लेकर बुरा कहने वाले स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन को आप देख ही रहे हैं। कांग्रेस तक मौन हो जाती है। मतलब पार्टी चाहे कोई भी हो, देश और राज्य के हितों के खिलाफ बोलने वालों या कुकृत्यों को अंजाम देने वालों नेताओं के खिलाफ पार्टी कभी नहीं बोलती। पार्टी कभी कार्रवाई की बात नहीं करती। प्रणब दा की डायरी के हवाले से शर्मिष्ठा ने भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां की है जो राहुल की सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि वो पूरी कांग्रेस की कहानी है। राजनीति के कही अनकही, सुनी अनसुनी बातों के उसमें किस्से हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।